नमस्कार दोस्तों, 8 पीएम इंडिया में आपका स्वागत है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब बागियों को मनाने का दौर चल रहा है। आज हम बात करेंगे रोहतक जिले की 4 विधानसभा सीटों पर उभर रहे चुनावी समीकरणों की। रोहतक पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गृह जिला है और इसे उनका गढ़ माना जाता है। रोहतक की चारों विधानसभा सीटों पर चुनावी चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र फोगाट। वीरेंद्र जी, 8 पीएम इंडिया के मंच पर आपका स्वागत। हाँ, नमस्कार सर, धन्यवाद आपका। वीरेंद्र जी, रोहतक को हुड्डा साहब का गढ़ माना जाता है। उनके मुख्यमंत्री काल में रोहतक का काफी विकास हुआ, जिसको लेकर के वे विरोधियों के निशाने पर रहे हैं। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर उनको एक जिले तक सीमित बताया विकास को लेकर के। ये तो लगातार विरोधियों के निशाने पे रहे हैं इस बात पे, और इस बार भी ले रहे हैं। इस बार रोहतक शहर की विधानसभा सीट की बात करें तो क्या समीकरण उभर रहे हैं? कांग्रेस और भाजपा ने दोनों पुराने दिग्गजों भारत भूषण बत्रा और मनीष ग्रोवर पर दांव लगाया। हाँ, देखिए धनखड़ साहब, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि रोहतक जो है पिछले 20 साल से हुड्डा जी का गढ़ माना जाता रहा है। और जिस तरह से 2005 में वो अपने समर्थकों के नारे के साथ कि भाई चौधर जो है वो हमें रोहतक में वापस लानी है, तो चौधर का नारा दे के रोहतक में जो है इस तरह का जो है एक परसेप्शन क्रिएट किया गया। और इसका बेनिफिट रोहतक के ओल्ड रोहतक भी कह सकते हैं आप, जिसमें रोहतक, सोनीपत, झज्जर और आसपास के इलाकों में कांग्रेस और हुड्डा साहब को इसका फायदा भी हुआ। तो इसमें कोई शक नहीं है कि 2005 के बाद रोहतक लगातार जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का गृह जिला है, वो रोहतक शहर में रहते भी हैं, तो वो उनका जो है प्रभाव क्षेत्र रहा है। और लेकिन देखिए एक बात और है कि 2019 में जब बीबी बत्रा जी चुनाव जीते, तो उससे पहले 2014 में मुख्यमंत्री अपना भूपेंद्र जी हुड्डा जी के बावजूद जो है बीबी बत्रा जो है मनीष ग्रोवर से चुनाव हार गए थे। लेकिन 19 में उन्होंने वापसी की और अब वो कांग्रेस के विधायक हैं। लेकिन अब की बार जैसे आपने बताया कि जो समीकरण है, अब मनीष ग्रोवर जो कि पिछले ये उनका छठा चुनाव है और वो एक बार ही जीत पाए हैं, तो वो जो है दोबारा से बड़ी मशक्कत के बाद, और सुनने में तो ये आया है राजनीतिक गलियारों में और मीडिया के क्षेत्र में ये खास चर्चा है कि मनीष ग्रोवर जी का टिकट अब की बार फाइनल नहीं था। आरएसएस की तरफ से या बीजेपी के इंटरनल सर्वे या केंद्रीय नेतृत्व के पास या सीईसी जो है वहां इस तरह के मैसेज थे कि भाई मनीष ग्रोवर से लोग बहुत नाराज हैं और हो सकता है कि उनका जो है टिकट काट दिया जाए। लेकिन अल्टीमेटली जो मनोहर लाल खट्टर जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के और केंद्र में मंत्री हैं, वो जो है ग्रोवर जी के खास रहे हैं। और लोग कहते हैं, या ये चर्चा आम है, लगभग सबको पता है कि उनकी वजह से उनको दोबारा से यहाँ जो है अब ये टिकट मिला है। अदरवाइज तो स्थिति ये थी, तो पहली लड़ाई जो है बीजेपी के लिए यही थी कि टिकट की मारामारी में मनीष ग्रोवर आखिर जो है टिकट लेने में कामयाब हो गए। लेकिन पिछले 2014 से लेके 24 तक 10 साल भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में मनीष ग्रोवर जो यहाँ से विधायक भी बने 2014 में और फिर वो मंत्री बने, लेकिन उनका एरोगेंस या उनकी बात करने की शैली ने जो है लोगों को बीजेपी से दूर कर दिया है। और लोग जो इवन विद इन पार्टी भाजपा में भी उनकी कार्यशैली की पीठ पीछे भी आलोचना होती रही और बहुत लोगों ने सीधे सीधे भी कहा कि भाई इनका जो व्यवहार है वो बिल्कुल पब्लिक फ्रेंडली और इस तरह का जो है, और ये खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। और इसी कारण भी शायद सर्वे में बहुत सारी चीजें उनके खिलाफ जा रही थी। तो चुनाव जो है बड़ा रोचक है, क्योंकि देखिए एक तरफ तो पूरे हरियाणा में एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ काम कर रही है, वही काम रोहतक में भी है। और एक और जो बात आपने कही थी, जो शुरुआती आपका जो वक्तव्य था उसमें, कि विकास के नाम पे जिस तरह से रोहतक को पूरे हरियाणा से टारगेट किया गया। अब ये बात सही है, देखिए कोई भी मुख्यमंत्री बनता है अपने गृह जिले को, गृह क्षेत्र को वो प्रमोट करने के लिए या अपनी छाप छोड़ने के लिए ये काम करता रहा है। अब चौधरी बंसीलाल जी ने भिवानी में बहुत सारे काम किए, जैसे जूही लिफ्ट कैनाल सिस्टम था, या इसके अलावा जो रोड्स वगैरह है, या रेलवे लाइन है जो रोहतक से भिवानी वाली है, या इसके अलावा जो है बंसीलाल जी ने भजन लाल जी ने हिसार में काफी इस तरह के विकास कार्य करवाए। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और उनके पिताजी देवीलाल जी, वो सिरसा और आसपास के क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे काम कराए। तो ये तो रहता ही है
इसका खामियाजा तो पार्टियों को जो है जवाब देना पड़ता है कि भाई रोहतक में विकास। लेकिन एक और बात है कि देखिए पिछले 10 साल में रोहतक में जो विकास कार्य हुए थे उन पर बिल्कुल पानी फिरता नजर आ रहा है। शहर के अंदर हम इस कंस्टिट्यूएंसी की बात करें, ना तो ढंग से लोगों को पीने का पानी मिल पा रहा है, सड़कें गलियां बुरी तरह टूटी हुई हैं, और वो भी जो है बिल्कुल बीजेपी के खिलाफ जाएगा। और इसमें एक और मुद्दा है कि नगर निगम जो बनाया गया, आसपास के 8 गांवों को रोहतक में नगर निगम में शामिल कर लिया गया, तो एक प्रॉपर्टी आईडी लोगों की बनाई गई हाउस टैक्स कलेक्ट करने के लिए। लेकिन उसमें इतनी ज्यादा खामियां थी कि जिस कंपनी ने सर्वे किया उसने लगभग 80 से 90% जो है खामियों के साथ वो छोड़ के अपना पैसा लेके वो निकल गए। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं प्रॉपर्टी आईडी वाला मुद्दा और फैमिली आईडी वाला मुद्दा तो पूरे देश में है, ना केवल रोहतक पूरे हरियाणा में भी है, तो रोहतक में है। पूरे रोहतक भी असर है उसका। मंत्री कहते हैं कि 99.9% जो है वो गलतियां रही हैं। मंत्री का कहना था, कमल गुप्ता जी का बयान था ये। इसके बावजूद भी जो है वो पेमेंट कर दी गई। अब बात करते हैं कि रोहतक में खास अलग से क्या मुद्दा है, खाली रोहतक का मुद्दा बताइए कि रोहतक शहर के लिए कौन सा मुद्दा हावी रहेगा। देखिए अगर हम सीधे सीधे बात करें तो ये जो जन समस्याएं हैं जो आम आदमी से जुड़ी हुई हैं, इनके आधार पे या विकास कार्यों के आधार पे वोटिंग कई बार नहीं होती है, परसेप्शन और नैरेटिव की बात होती है। और उस मामले में रोहतक के लोगों में ये पूरी चर्चा आम है, लोगों को, आम वोटर को ये प्रभाव दिखता है कि भाई अगर रोहतक से हम जो है इलेक्शन जीतते हैं, कांग्रेस अगर इलेक्शन जीतती है तो स्वाभाविक है कि मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा, उनके हाथ मजबूत होंगे और वो हरियाणा में दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। और उसके बाद विकास कार्यों की बाढ़ लगा लीजिए या बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं वो रोहतक को मिलेंगे। तो ये परसेप्शन आज के दिन काम कर रहा है और इसका बेनिफिट जो है बिल्कुल कांग्रेस को मिलेगा। कांग्रेस को मिले। फोगाट जी, आम आदमी पार्टी का रोहतक में क्या प्रभाव है? देखिए जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है धनखड़ जी, हाँ, हमें मालूम ही है कि 2024 का लोकसभा चुनाव है, जिस तरह इंडिया गठबंधन के साथ आम आदमी पार्टी ने समझौता किया और जो है वो मिल के चुनाव लड़ा, जिसमें कुरुक्षेत्र की लोकसभा सीट जो आम आदमी पार्टी ने लड़ी, और इसके अलावा पंजाब में जहां उनकी सरकार है वहां उन्होंने इलेक्शन लड़ा, दिल्ली में सरकार है वहां इलेक्शन लड़ा, और पंजाब में तो फ्रेंडली मैच हुआ और दिल्ली में समझौता हुआ और हरियाणा में भी समझौता हुआ कांग्रेस के साथ। लेकिन इसका खास प्रभाव जो वो दिखाई नहीं दिया। और ये जो है अब विधानसभा में भी ये चीजें परिलक्षित हो रही हैं कि आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन पंजाब, दिल्ली और हरियाणा में खराब रहने के कारण आम आदमी पार्टी से अभी फिलहाल इतना प्रभाव में नहीं है। वो एक फोर्स दिल्ली और पंजाब में जरूर है और हरियाणा में भी उसका थोड़ा बहुत, क्योंकि केजरीवाल हरियाणा से आते हैं और इस कम्युनिटी को जो है, जो वैश्य समाज है वो उनसे अपने आप को एफिलिएट करता है, वो एक फैक्टर थोड़ा बहुत हो सकता है। लेकिन क्योंकि हरियाणा में इस बार का विधानसभा चुनाव सीधे सीधे जो है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है, जिन लोगों ने मूड बना रखा है कि हमने बीजेपी को हराना है वो ज्यादातर कांग्रेस के पक्ष में है। तो इसलिए आपने सुना भी होगा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने जब अपना जो है फार्म भरा तो उन्होंने सांपला की रैली में ये कहा था कि भाई वोट काटने से सावधान रहना। हालांकि उन्होंने आम आदमी पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा उनका जजपा और इनेलो की तरफ था। तो वो स्थिति यहां भी है कि आम आदमी पार्टी कुछ बहुत बड़ा डेंट ऐसा कर पाएगी विपक्ष को या कांग्रेस को, मुझे लगता नहीं है। चलिए, ये तो रही रोहतक की बात। अब रोहतक की सबसे महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूंसी है महम विधानसभा। महम विधानसभा यानी यहाँ महम 24 की सरोखा पंचायत अपने उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारने के लिए विख्यात रही। बीजेपी ने भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान दीपक हुड्डा और कांग्रेस ने पूर्व मंत्री आनंद सिंह डांगी के पुत्र बलराम डांगी को मैदान में उतारा है। बलराज कुंडू जो वर्तमान विधायक हैं वो भी मैदान में है। आपको क्या लगता है इस बार महम की जनता किसका बहम निकालने के मूड में है? हाँ, ये टर्म आपने बिल्कुल सही इस्तेमाल किया कि महम की जनता जो है किसका बहम निकालेगी, अहम और बहम। देखिए एक छोटी सी बात और मैं यहां से शुरू करूंगा कि हरियाणा में वोटर जो है, ये कहा जाता है कि हमने भी देखा, आपने भी देखा होगा कि हरियाणा का वोटर जो कोई सरकार बनाने के लिए नहीं, सरकारों को गिराने के लिए ज्यादा एक्टिवली काम करता है, बहम निकालने के लिए, मरोड़ निकालने के लिए। जैसे 2019 में
भारतीय जनता पार्टी के मनोहर लाल खट्टर साहब के ज्यादातर जो कद्दावर मंत्री थे पूरे हरियाणा में, लोगों ने जो है वो कहते हैं ना उनकी नाड़ का सरिया निकाल दिया या बहम निकाल दिया। इस तरह की बहुत सारी चीजें चलती हैं हरियाणा हाँ, में, और आपका ये बिल्कुल सारे कद्दावर सही। मंत्री हार गए हाँ, चुनाव बहुत में। सारे कद्दावर मंत्री हारे थे। तो वही देखिए कि महम जो है वो एक बिल्कुल अजग अलग मिजाज की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। वो चौधरी देवीलाल के 1982 में वहां प्रवेश करने के बाद और वहां से चुनाव जीतने के बाद 1987 में जो न्याय युद्ध का उन्होंने चुनाव जीता, और फिर वो हम हरियाणा के जो है मुख्यमंत्री बने, और फिर केंद्र में वो जो उप प्रधानमंत्री बने, और उसके बाद जो महम कांड हुआ 1990 के बाद, जिसमें दांगी का उभार होता है और वो जो है 91 में इलेक्शन जीत के आते हैं, वो सारी जो है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे और मीडिया में है सारी चीजें। तो महम बहुत महत्वपूर्ण, मैं तो ये मानता हूं कि रोहतक जिले की ये जो 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी है इसमें सबसे हॉट सीट जो है वो महम है, और समीकरण भी बड़े वहां हॉट बने हुए हैं। वहां क्लियर नहीं है, 1 to 1 का मुकाबला नहीं है, क्योंकि वहां देखिए निर्दलीय जो बलराज कुंडू है, उनका एक समाज सेवा का जो मॉडल है, जो बसें चलाते हैं गांव में, लोगों के लिए कैंप्स लगाते हैं, डॉक्टरी कैंप लगाते हैं, आंखों की जांच के लिए, स्वास्थ्य जांच, लोगों को तीर्थ यात्रा कराना। अब क्योंकि वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, ठेकेदार है, तो बहुत सारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे बहुत सारा पैसा उनको जो है सोशल सर्विस में खर्च करते हैं। और इसी कारण वो देखिए कि महम से आनंद सिंह दांगी के होते हुए और इनेलो का अच्छा गढ़ होते हुए भी वो पिछली बार चुनाव जीते। तो अब की बार और एक और हुआ है वहां कि भारतीय जनता पार्टी ने दीपक हुड्डा को टिकट तो दे दिया है, लेकिन वो एक कबड्डी के प्लेयर होने के नाते या वहां जो है थोड़ा बहुत पॉपुलर होने के नाते ही लोग उनको जानते हैं, वो कोई नेता नहीं है। बिल्कुल यंग एक लड़का है जो कबड्डी का कप्तान था और उसको टिकट दे दिया गया है। और उसके विरोध में देखिए वहां के जो सबसे कद्दावर नेता जो 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं बीजेपी से, शमशेर खरकड़ा, वो बिल्कुल उनके खिलाफ हो गए। और उनकी वाइफ जो है राधा अहलावत, उन्होंने वहां फार्म भर दिया निर्दलीय रूप में। तो उनका भी अपना अपने गांव का और आसपास का उनका एक प्रभाव है, क्योंकि वो 2 बार से जो एमएलए का चुनाव लड़े हैं, वो दूसरे तीसरे नंबर पर रहे हैं। तो ये जो है समीकरण। अब और रही बलराम दांगी की बात, वो क्योंकि भाई आनंद सिंह दांगी के पुत्र हैं, और पिछले लोकसभा चुनाव में जब ये रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा जो एमपी बने, तो इनके लिए काफी काम किया और अच्छी मार्जिन से जो है वो विधानसभा में, लोकसभा में लीड दी है। तो बलराम दांगी का दावा यूं मजबूत है कि भाई अगर मैं बनता हूं तो हमारी सरकार बनेगी, और इसमें जो है विकास कार्य के लिए या जो भी काम महम के लोगों के हैं वो मैं करवा पाऊंगा। क्योंकि देखिए निर्दलीय रहे बलराज कुंडू तो विपक्ष में रहे, भले वो उन्होंने सरकार का कहीं समर्थन किया, कहीं विरोध किया, कई बार इस तरह की स्थिति आई, लेकिन वो ज्यादा कुछ करवा नहीं पाए। लेकिन समीकरण बड़ा दिलचस्प है कि कांग्रेस, अच्छा एक और भी उसमें फैक्टर आ गया है कि पूर्व विधायक जो है इनेलो के बलबीर सिंह बाली पहलवान, जिसके नाम से जाना जाता है, जिन्होंने 2 बार जो है दांगी जी को हराया था, आनंद सिंह दांगी को, वो भी चुनाव मैदान में आ गए हैं। अब बड़ा दिलचस्प मुकाबला है वहां। आप इसको कई कोणीय कह सकते हैं। अब 16 सितंबर के बाद देखते हैं कि अगर कौन वापस लेता है तो नामांकन। एक तरह से जो है वो षटकोणीय मुकाबला हो गया, पचकोणीय हाँ भी नहीं रहा, बिल्कुल, षटकोणीय हो गया। हाँ षटकोणीय ही हो गया है। बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला जो है महम में होने जा रहा है। महम में वाकई बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी ये तय होना बाकी है कि नाम वापसी कौन लेता है, कौन मैदान में रहता है, इसके बाद तय होगा। अब बात करते हैं कलानौर सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र। पिछले 28 साल से इस क्षेत्र से महिला उम्मीदवार जीतती रही। कलानौर से बीजेपी ने रेणु डाबला को उम्मीदवार बनाया है, तो कांग्रेस ने जीत की हैट्रिक लगा चुकी शकुंतला खटक को चौथी बार उम्मीदवार बनाया। इस बार हल्के का मिजाज कैसा रही? हाँ देखिए धनखड़ जी, कलानौर भले ही एक सुरक्षित क्षेत्र है, ऐसी जो उम्मीदवार है उनके लिए जो वो आरक्षित कर दिया गया है, और लेकिन इसमें क्या है कि रोहतक जो शहर है, नगर निगम का काफी 5 वार्ड लगभग कलानौर में आते हैं, और आसपास के जैसे सुनाना है, पहरावर, इस तरह के कई गांव भी जो है वो इस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। तो ग्रामीण प्रभाव प्लस रोहतक शहर का जो प्रभाव है, वो कलानौर का जो कस्बा है और आसपास का जो इलाका है, उसमें काफी परसेंटेज का वोटर जो है वो रोहतक शहर में या आसपास के गांव में भी रहता है। तो ये भी एक फैक्टर रहता है वहां। अब रोहतक में जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे कि भाई भूपेंद्र हुड्डा को एक भावी मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया जा रहा है, और लोग कांग्रेस वाले बहुत ज्यादा बिल्कुल मुतमईन हैं कि भाई हमारी सरकार बनेगी, तो वो प्रभाव जो है, वो नैरेटिव जो है वो कलानौर में भी वो जो है प्रभावित, उसका प्रभाव मुझे दिखता है। अच्छा एक और बात है, जैसे आपने कहा कि ये बात सही है
कि 28 साल से तो महिलाएं ही वहां जीत रही हैं। इससे पहले देखिए 28 साल से पहले भी ये सरिता नारायण भी उसी में आती हैं, और जो करतारी देवी हैं जो वहां से 4 बार जो एमएलए बनी, 3 बार वो चुनाव हारी, और अब 3 बार से लगातार शकुंतला खट्टक जो है। और देखिए शकुंतला खट्टक जी का अपना प्रभाव तो इतना ही है कि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विश्वास पात्र हैं, उनके जो है साथ हैं, वो उनके समर्थक हैं, तो उनको टिकट जो है, और क्योंकि सिटिंग गेटिंग का फार्मूला था कांग्रेस में, तो कांग्रेस ने इस तरह का छेड़ा नहीं है। अदरवाइज जो है उनकी एक्टिविटी जो कितनी एक्टिव रही है, इस बारे में बहुत सारी चर्चाएं रोहतक में थी कि भाई सीट बदलने की बात है तो बदली जा सकती है। अच्छा, बीजेपी ने जो दाव लगाया है रेणु डावला पे, वो आपकी बात सही है कि वो एक महिला को लेके आए हैं, रोहतक की पूर्व मेयर रही हैं वो, लेकिन वो भी पहले कांग्रेस पार्टी में ही थी, और बीबी बत्रा और भूपेंद्र हुड्डा जी के आशीर्वाद से ही या उनके समर्थन से ही वो रोहतक में मेयर बनी थी। वो उनका पहला एक मेयर बनी थी। लेकिन बाद में जब बीजेपी की सरकार आई मनोहर लाल खट्टर जी की, तो उनके ऊपर जो है नगर निगम में कई भ्रष्टाचार के घोटाले के, फर्नीचर घोटाला एक बड़ा पॉपुलर रहा था कि पार्षदों ने कुछ मुकदमे वगैरह किए थे, और उस मामले में वो थोड़ा घिरी हुई थी, और वो ठीक से जवाबदेही उनकी तय नहीं हो पा रही थी। तो इस कारण जो है लोग चर्चा में आई चीजें, ये सुनने में आया कि भाई वो जो है बीजेपी में चली गई हैं। अब क्योंकि वो मेयर हैं और एससी कम्युनिटी से संबंधित हैं, तो उनको जो है लोगों को लुभाने के लिए उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। लेकिन वो पहली बार चुनाव लड़ रही हैं एमएलए का, और यंग भी हैं, और शकुंतला खट्टक वो 3 बार जीत चुकी हैं, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का क्योंकि ये प्रभाव क्षेत्र है, तो उसका बेनिफिट उनको मिलता रहा है। तो बीजेपी के लिए यहाँ भी चुनौती रहेगी कि 3 बार के सिटिंग एमएलए को हराना रेणु डावला के लिए अभी तो बिल्कुल वो कहते हैं ना लोहे के चने चबाने जैसी स्थिति है, इतना आसान नहीं है वहां। जी, मतलब कलानौर में भी खुला हाथ जो है वो बीजेपी को नहीं मिल रहा है। और ना बिल्कुल वहां नहीं भी है। जो है बीजेपी दबी हुई पार्टी की तरह से दिखाई दे रही है। नीचे ही जो एक ग्राफ अगर देखें तो बीजेपी का ग्राफ जो है वो काफी नीचे दिखाई पड़ रहा है। अब बात करते हैं गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा क्षेत्र। यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस उम्मीदवार भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2005 के बाद से लगातार भारी अंतर से जीतते आ रहे हैं। इस बार बीजेपी ने मंजू हुड्डा को उम्मीदवार बनाया, और ये फिलहाल जिला परिषद की चेयरपर्सन। सवाल ये है कि बीजेपी गढ़ी सांपला किलोई से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने कितनी बड़ी चुनौती खड़ी कर पाएगी, और हुड्डा की जीत का मार्जिन कितना रहेगा? देखिए सर, जहां तक चुनौती की बात है, मुझे तो सीधे सीधे जो शुरुआती जो ख्याल दिमाग में आता है, मंजू हुड्डा की दावेदारी, जिस तरह से बीजेपी ने वहां उनको एमएलए का उम्मीदवार बनाया है अपनी गढ़ी सांपला किलोई के लिए, और वो भी इतने बड़े कद्दावर नेता जिनको लोग अभी से पहले ही मुख्यमंत्री पर होने की बधाई दे रहे हैं, और वो मान के चल रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री बने, क्योंकि वो 10 साल रहे भी हैं और उनका प्रभाव भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी ने यहाँ हुड्डा साहब को वॉक ओवर दे दिया। और पिछली बार देखिए, अच्छा इन चार अपने रोहतक जिले की चारों सीटों में सबसे ज्यादा वोटर्स कलोई में है। गढ़ी सांपला कलोई में सबसे ज्यादा वोटर्स हैं, और पिछली बार हुड्डा साहब का मार्जिन जो है लगभग 58-59 हजार का मार्जिन था, वो जिसे एक एमएलए की सीट पे बहुत बड़ा मार्जिन माना जाता है। और अब की बार क्योंकि हवा भी उनके पक्ष में है, और मंजू हुड्डा जैसे बिल्कुल नया कैंडिडेट जिला पार्षद बनी पहली बार, और फिर इस तरह से सरकारी तिकड़मबाजी से जिस तरह से मैंडेट को इधर उधर किया जाता है, जिला पार्षदों को सेट करके उनको जो है वहां जिला परिषद का चेयरपर्सन बना दिया गया, और अब उनको टिकट दे दिया गया है। और उनके साथ जो उनके पति की जो कुछ कहानियां हैं, या उस तरह के जो उनके चर्चे हैं, या जिस तरह से उनके वो कई केसेस में फंसे हुए हैं, वो भी उनके साथ जो चिपका हुआ है। और मीडिया में जो पत्रकार लोग उनसे ये सवाल पूछते हैं कि भाई आपके पति का जो कैरियर है या उनका इतिहास है, वो आपको जो है वो आप उसको किस तरह से जो अपने आप को जो है डिफेंड करेंगे, तो उनके लिए बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो जाती है। और वो बस, तो ये सारी चीजें देखते हुए भूपेंद्र हुड्डा जी के लिए बिल्कुल बीजेपी ने वॉक ओवर दे दिया है। आप ये देखिए, नहीं तो आप कृष्ण मूर्ति हुड्डा जो वहां से विधायक भी रहे हैं, जी, वो भी बीजेपी में थे, वो लगातार प्रयास भी कर रहे थे। लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने अरविंद शर्मा और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े कद्दावर नेता, जाट नेताओं में जिनकी गिनती होती है सतीश नंदल, जो कि भाजपा के उपाध्यक्ष भी हैं, वो भी वहां से चुनाव लड़ते रहे हैं, और पिछली बार उन्होंने अच्छी फाइट भी दी थी।
मुख्यमंत्री, ये जो अपना कांग्रेस कैंडिडेट भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, उन्होंने भी चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। और फिर जो है कृष्ण मूर्ति हुड्डा को भी बीजेपी ने टिकट नहीं दी और मंजू हुड्डा को वो लेके आए हैं। तो मुझे तो प्रथम दृष्टिया यही लगता है कि एक वॉक ओवर दे दिया गया कि यहाँ एनर्जी पार्टी को ज्यादा खराब करने की जरूरत नहीं है, जितना वोट मिल जाए ठीक है, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि शायद वहां वो भूपेंद्र हुड्डा से पार नहीं पा पाएंगे, तो एक नए चेहरे को, और इन चारों जो उसमें है, इसमें बीजेपी ने 3 नए चेहरों को उतारा है। एक पुराना कैंडिडेट है मनीष गौर, वो भी मनोहर लाल खट्टर जी और अपना जो पार्टी प्रभाव था उसकी वजह से टिकट लेने में कामयाब हुए हैं। नहीं तो यहाँ रोहतक की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी, यहाँ से भी डॉक्टर आदित्य बत्रा के नाम की चर्चा आखिर तक रही है कि शायद उनको टिकट मिलेगा, एक नया चेहरा। हाँ जी। यानी रोहतक जिले की 4 सीटों में जो है 3 में नए चेहरे बीजेपी ने उतारे हैं और एक को रिपीट किया है मनीष ग्रोवर को। और मनीष ग्रोवर को लेकर के ये माना जाता है कि रोहतक में कोई बहुत बढ़िया या बहुत अच्छी छवि उनकी नहीं रही है और मंत्री के तौर पर भी उनके कोई उल्लेखनीय काम नहीं रहे हैं। और जब पिछले 5 साल जो उन्होंने काम किया, काम नहीं ही किया, करना तो कहाँ था, काम नहीं ही किया, बल्कि रोड़े अटकाने का जो काम किया, मैं ये कहूँ, उसका उनको नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहेगा। दूसरी बात, हाँ हाँ, हाँ, बोलिए बोलिए, बोलिए फिर आप। मैं अपनी एक बात कहूंगा। नहीं सर, आप पूरी कर ले हाँ, पहले, दूसरी बात बताइए। हाँ, दूसरी बात ये है कि किलोई में जिस तरीके से बीजेपी ने मंजू हुड्डा को उम्मीदवार बना करके एक तरह से चारे के रूप में जो है वो फेंक दिया है बीजेपी ने, मैं ये कहूँगा कि उसको बलि हाँ चढ़ाते हैं ना, बिल्कुल, यही कहा जा सकता है। तो वो वाली बात जो है उन्होंने कर दी है। और जहाँ तक देखते हैं मुकाबले की सही बात जो दिखाई देता है, जो कड़ा मुकाबला जहाँ दिखाई देता है, टफ कॉम्पिटिशन जहाँ दिखाई देता है और बड़ा उलझा हुआ चुनाव जहाँ दिख रहा है, वो है महम। महम महम में जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से चुनाव जो है वो अभी भी फंसा उलझा हुआ है। हुआ है, किसी तरह की साफ दिशा अभी तक वहाँ दिखाई नहीं देती है। बाकी तीनों सीटों पर जो है चुनाव काफ़ी कुछ क्लियर है। क्लियर। हाँ जी, सर, मैं ये एक बात कहना चाहता था कि रोहतक की जैसे हम बात कर रहे थे और मनीष ग्रोवर की बात कर रहे थे कि किस तरह से, जी, देखिए मनीष ग्रोवर ने यहाँ विकास कार्य करवाए ना करवाए, उसकी पोल तो जो है वहां के पिछले जो सांसद थे अरविंद शर्मा भारतीय जनता पार्टी से, जिन्होंने दीपेंद्र हुड्डा को हरा के जो है वो एमपी बने थे जी, रोहतक में और बीजेपी का कमल पूरे हरियाणा में खिलाने में मदद की थी, 10 में से 10 सीटें जी, उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के सामने अमृत योजना के बारे में पूर्व मंत्री सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर पर नाम न लेके सीधे सीधे आरोप लगाए थे कि वो अमृत योजना जो रोहतक में पेयजल व्यवस्था जो दुरुस्त करने के लिए, नए इलाकों में पानी पहुंचाने के लिए जो एक अमृत योजना लाई गई थी, उसके 350 करोड़ रुपए कौन जीम गया, इसकी तो मुख्यमंत्री जी जांच कराइए, ये मंच पे उन्होंने कहा था। हाँ, तो ये खुले मन से इसके कहा था, जनसभा के बिल्कुल बीच खुले कहा मंच था। से कहा था, और इसके अलावा भी कई ऐसे वीडियो वायरल हैं जिसमें एमपी जो है तत्कालीन एमपी अरविंद शर्मा वहां यहाँ के कद्दावर बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं इनके खिलाफ जो है बोलते हुए सुनाई दे, कुछ इस तरीका भद्र भाषा का प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं। और इसके अलावा एक और अभी जो है कोई 20 एक दिन पहले, कुछ जब ये टिकट मिली नहीं थी उनको, तो रेलवे रोड के आसपास कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग जो प्रचार कर रहे थे और वो पर्चे वर्चे लेके गए थे, तो वहां जी, कांग्रेसी लोगों से उनका कुछ टकराव हुआ। उसके बाद मनीष ग्रोवर ने जिस तरह से रोहतक के जो एसपी हैं उनको धमकी दी कि 1 महीने के बाद आपको भी देख लेंगे, और ये इस तरह का, यानी कि उनकी हताशा और उनकी भाषा में जो अहंकार है वो साफ दिखाई देता है। और ये बिल्कुल जी, तुरंत की घटना, ताजा घटना है, ये चुनाव घोषणा होने के बाद कि वो एसपी को धमकी दे रहे हैं। आप ये देखिए जो है इलेक्टेड आईपीएस ऑफिसर जो यूपीएससी की इतनी बड़ी परीक्षा पास करके आते हैं और वो पूरे जिले के कप्तान और बहुत बड़ी जिम्मेवारी के जो है पद पे बैठे हैं, आप एसपी साहब को धमकी दे रहे हैं, तो ये चीजें। और इसके अलावा जो उनका लोगों से या अपना जो है पार्टी कार्यकर्ताओं से व्यवहार है, उसके भी बड़े चर्चे हैं कि लोग उनकी जी, एरोगेंस और इस अहम जो है, इससे भारतीय जनता पार्टी के लोग और शहर के लोग इस चीज को बाकायदा देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे वीडियो आजकल मीडिया हर जगह है, हर आदमी आपका कहीं ना कहीं एक रिकॉर्डिंग चल रही है, हाँ, तो बिल्कुल। वो हर आदमी सामने आ जाता है। पत्रकार है और हर आदमी जो है वो
मीडिया मैन के मोबाइल रूप पे में काम बिल्कुल प्रॉपर्टी का सिटीजन होता है, जर्नलिज्म जो उसके है, हाथ में आईफोन है, मोबाइल है और कोई भी जो है वो शूट कर लेता है, इसलिए कोई चीज छुपी नहीं रहती। छुपी नहीं ये है। अच्छी तो मनीष बात ग्रोवर को ये भी रोहतक में झेलना पड़ेगा कि भैया आपकी जो एरोगेंस है, पिछले 10 साल में आपने लोगों से जिस तरह से व्यवहार किया है, जो जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया है और जिस तरह से ये चीजें रही हैं, और उनके ऊपर और भी बहुत सारे इस किस्म के आरोप लगे हैं। खुद एमपी साहब जब उनके एमपी थे अरविंद शर्मा, उन्होंने ही आरोप लगाया था, तो लोग तो अब कांग्रेस वालों को तो मौका है ये सारी चीजें दोहराने का इलेक्शन में जाने के लिए, उनको तो फायदा होगा। तो बड़ा कठिन चुनाव है, बस एक मुहिम में चुनाव फंसा हुआ है वहां, क्योंकि एक तीसरी जो शक्ति है, राधा अहलावत और बाली पहलवान, बीजेपी भी है वहां, कांग्रेस भी है, बलराज कुंडू भी, वो एक पंचकोणीय मुकाबला है, वो दिलचस्प होगा देखने के लिए, हॉट सीट रहेगी वहाँ वाकई। बड़ा दिलचस्प होगा। वीरेंद्र जी, रोहतक जिले की चारों सीटों पर आपने, चारों विधानसभा सीटों पर बड़ा सटीक जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विधानसभा चुनाव की जिलावार विश्लेषण हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।